अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, हमने क्लास 11 या ग्रेड 11th बायोलॉजी शुरू की है। न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद, जो आप लोग देख रहे हैं। 2024 में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कोर्स चेंज हो गया है, तो ये लेक्चर मैं समझा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं एक लेक्चर इस चैप्टर का अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है वो सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा और इसमें हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है या माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करना है कि क्या होता है। मैं बुक से सेंटेंसेस रीड करके आप लोगों को समझाऊंगा, तो कोशिश करें कि इसको आप लोग अच्छे से समझें, क्योंकि आप लोग की बुक का लैंग्वेज कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल है। माइक्रोस्कोपी को हमने क्या करना है, समझना है। सबसे जो पहला लाइन लिखा है वो ये है कि द डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ सेल्स प्रोग्रेस्ड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप्स। लिखा है कि माइक्रोस्कोप जब से इन्वेंट हुआ है तो स्टडी ऑफ सेल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। सेल को समझने में हमें काफ़ी सारी आसानी हो रही है। ज़ाहिरी सी बात है, ये तो सबको पता है कि माइक्रोस्कोप बना है तो सेल को देखा है हमने और सेल को समझा है हमने। माइक्रोस्कोपी is the technique used to view objects that cannot be seen by the naked eye। आपसे अगर इनकेस कोई पूछता है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो आपने उनको बताना है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं। नॉर्मली उन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो कि नेकेड आई की मदद से नज़र नहीं आते, और माइक्रोस्कोप के यूज़ होने को हम माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। द माइक्रोस्कोप दैट यू यूज़ इन लेबोरेटरी आर लाइट माइक्रोस्कोप। लिखा है कि आप लोगों के स्कूल में या आप लोगों के कॉलेज में जो नॉर्मली लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप पढ़े होते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप है। ज़ाहिरी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो काफ़ी सारे महंगे हैं, तो हर जगह नहीं हो सकते। ये इसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मली आप लोगों के स्कूल या कॉलेज में यही माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा। इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं या कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। आगे जाके इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप use visible light to illuminate specimens in two lens system। लिखा है कि इस लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहा जाता है। इसको असल में लाइट माइक्रोस्कोप इस वजह से कहा जाता है क्योंकि चीज़ों को देखने के लिए इसमें विजिबल लाइट यूज़ होता है। मुश्किल अल्फाज में आप लोग बोल सकते हैं कि इसके अंदर फोटॉन्स यूज़ होते हैं चीज़ों को देखने के लिए। स्पेसिमेन को एल्यूमिनेट करने के लिए, देखने के लिए वी ऑलवेज नीड विजिबल लाइट। इसके अंदर एक बल्ब लगा होता है, मैं समझाता हूँ। और दूसरा डिस्कस किया है कि इसी माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज मौजूद होते हैं। आगे जाके हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि 2 लेंसेज कहाँ कहाँ लगे होते हैं। तो 2 पॉइंट्स इससे अंडरस्टैंड कर ले कि लाइट माइक्रोस्कोप लाइट यूज़ करता है और दूसरा इसके अंदर 2 लेंसेज लगे होते हैं। The 2 lenses present in light microscope are the ocular lens and in the eyepiece and the objective lens located in the revolving nose piece। लिखा है कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर तो 2 लेंसेज मौजूद होते हैं। उन 2 लेंसेज के नेम्स क्या है? तो एक लेंस का नाम लिखा है, उसको हम ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं और दूसरे लेंस को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ऑक्यूलर लेंस कहाँ मौजूद होता है? आई पीस में मौजूद होता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ होता है? वो नोज पीस में मौजूद होता है। डायग्राम के अंदर यहाँ की बात चल रही है कि अगर आप लोग इस वाले रीजन को देख ले तो ये क्या है? ये आई पीस है और इस आई पीस में यहाँ पर जो लेंस लगा होता है, इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं। एक बंदा या आप अगर इनकेस इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपका आई होगा, तो हमेशा ऑक्यूलर लेंस के अंदर हम देखते होते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये देख ले, इस माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस ये है और तीसरा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो ये है। माइक्रोस्कोप में अक्सर ऑब्जेक्टिव लेंसेज ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव लेंसेज जहाँ पर लगे हैं इस जगह को हम नोज पीस बोलते हैं, और साथ में लिखा है कि ये नोज पीस रिवॉल्विंग होता है। इसका मतलब इसको हम रोटेट कर सकते हैं। रोटेट कर सकते
अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस को हम यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा है as the light microscope uses two lenses so it is also known as compound microscope। हमारे पास कुछ माइक्रोस्कोप्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक लेंस एट अ टाइम हम यूज़ करेंगे, तो पर हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दो लेंसेज, इस अकुलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वाई डू वी कंसिडर दिस एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट लेंसेज, अकुलर लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, डायग्राम यहाँ आपको नज़र आ रहा है। हम इस लाइट माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि ये काम कैसे कर रहा होता है, कैसे चल रहा होता है, इसके अंदर चीज़ें कैसे नज़र आती हैं। लिखा है कि द लाइट सोर्स एल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। लाइट सोर्स अगर आप लोग इस वाले माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, तो बल्ब लगा है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर लाइट लगा हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हमेशा बल्ब लगा हो। ये वाला जो माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पर कभी कभार एक मिरर भी हो सकता है, वो लाइट को क्या कर रहा होता है, वो यहाँ पर फोकस करवा रहा होता है। सो यहाँ पर बल्ब लगा है। द फर्स्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें ऐसा होता है, यहाँ ज़रा देख ले शाबाश, कि आप लोग ये माइक्रोस्कोप अगर इनकेस देखेंगे तो इसमें यहाँ से लाइट एमिट होता है। ये देख ले, लाइट यहाँ से एमिट होगा। ये वाला लाइट यहाँ पर जाता है इस स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। ये जो डायाफ्राम है ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं। डायाफ्राम का फंक्शन होता है लाइट को कम या ज़्यादा अलाउ करना। ज़्यादा लाइट अलाउ करना है तो डायाफ्राम को चेंज करना पड़ेगा, डिस्टर्ब करना पड़ेगा। कम लाइट अगर आप चाहते हैं कि ऊपर की तरफ जाए तो भी इस डायाफ्राम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। फिर ये आप लोगों को स्टेज नज़र आ रहा है। इस स्टेज के ऊपर हमेशा क्या पड़ा रहता है, हम यहाँ पर स्लाइड रखते हैं। तो ये देख ले कि ये जो लाइट है ये यहाँ से पास होगा डायाफ्राम से, इस स्लाइड के अंदर से गुजरेगा और स्लाइड के अंदर से गुजर के इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज के अंदर से गुजरेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है कि द फर्स्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप चेक कर रहे हैं उसका जो पिक्चर है वो कौन बनाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि सबसे पहले लाइट किधर से पास हो रहा है, इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज के अंदर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। इट इज़ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। ये वैसे एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग रट्टा कर ले इस बात को कि ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर से जब लाइट पास होता है तो पिक्चर यहाँ जो बन रहा होता है वो पिक्चर रियल होता है। अब वैसे रियल पिक्चर को मैं यहाँ पर डिफ़ाइन तो नहीं करूँगा, लेकिन ये आप लोग फिज़िक्स में कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बस आप लोग इतना ही समझे कि ऑब्जेक्टिव लेंस में क्या बनता है, रियल पिक्चर बनता है, रियल इमेज बन रहा होता है और इन्वर्टेड होता है। ज़ाहिर सी बात है करके अगर एफ ऐसे आप देख रहे हैं तो वो ऐसे नज़र आएगा, उसका डायरेक्शन जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। The image formed by objective functions is object for the eyepiece। इस माइक्रोस्कोप में आप देख लेना कि लाइट इधर से पास हो गया तो यहाँ पर एक इमेज बन गया। अब ये वाला जो इमेज है, ये वाला जो पिक्चर है, ये यहाँ पर इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट होता है। जिस तरह इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा था, इसी तरह ये वाला जो आपको इमेज नज़र आ रहा है ये इस आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट है, ये उसको देख रहा होता है। द आई पीस प्रोड्यूसेस द फाइनल वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। ये जो आई पीस है ना, ये क्या करता है, ये इस वाले पिक्चर को देखता है तो ये उसको मज़ीद क्या कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। मज़ीद क्या कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा। सपोज करते हैं फॉर अ व्हाइल ये देख ले, ये स्पेसिमेन पड़ा है यहाँ पर, यहाँ से लाइट पास हो जाता है। ये जो कंडेंसर है ना, ये असल में लेंस है, इसका काम होता है कि इस स्लाइड के ऊपर ये लाइट फोकस करवा दे। यहाँ से सीधे लाइट एमिट हो जाता है और आप देख ले एक इमेज बन जाता है, एक पिक्चर बन जाता है।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस से पास हो गया और उस पिक्चर को आप लोग देख ले, यहाँ पर आई पीस की मदद से दोबारा देखा जाता है। तो दो लेंसेज के अंदर से लाइट गुजर रहा है ना, रट्टा जो आप लोग लगाएंगे वो ये है कि आई पीस जो पिक्चर बनाता है वो वर्चुअल पिक्चर होता है और जो ऑब्जेक्टिव लेंस पिक्चर बनाता है वो रियल इमेज होता है। चूंकि दोनों लेंसेज के अंदर से लाइट गुजर गया है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्नीफाई होता है। लिखा भी है कि इन दिस वे द फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है ना, यहाँ पर कुछ भी है, बैक्टीरिया है, तो वो हमें इन्वर्टेड नज़र आएगा, रोटेटेड नज़र आएगा, उसका डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, वैसे बुक के अंदर कोई ख़ास इसमें डिटेल्स नहीं है, ऑल दो वर्किंग तो इसका डिटेल में है, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अब जब आप लोग माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं जब भी, तो आप लोग याद रखेंगे कि माइक्रोस्कोप के साथ एसोसिएटेड टू टर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। उसमें से एक टर्म को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन और दूसरे टर्म को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। जब भी आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो आपको अपने माइक्रोस्कोप के बारे में दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक रेजोल्यूशन का पता होना चाहिए और दूसरा आप लोगों को मैग्निफिकेशन का पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफाई करना बोलते हैं बड़ा करने को। बुक के अंदर डिस्कस किया है, द मैग्निफिकेशन इज कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट्स ओरिजिनल साइज। लिखा है कि मैग्निफिकेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पाया जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पर मतलब है लेंसेज की क्वालिटी है। ये आपके माइक्रोस्कोप में लेंसेज लगे हैं ना, तो ये उसकी क्वालिटी है। और ये क्वालिटी में क्या होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को इंक्रीज करता है। उसका ओरिजिनल साइज़ बेशक इतना हो, लेकिन माइक्रोस्कोप हमारे लिए उसको क्या कर देगा, उसके साइज़ को इतना बढ़ा देगा। The objects which cannot be seen by naked eye can also be observed by increasing magnification। और जाहिर सी बात है, नॉर्मली हम माइक्रोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं? इस वजह से यूज़ करते हैं जो चीज़ें हमें नेकेड आई की मदद से नज़र नहीं आती उसको देखने के लिए, उसका मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए हम उसको देख रहे होते हैं। Different lenses have different magnification power which are represented by letter X, that means that the number of times than original size। हाँ, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। माइक्रोस्कोप के अंदर अभी आप लोगों ने देखा ना, ये वाला जो माइक्रोस्कोप आप लोग देख रहे हैं, इसमें अगर आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज को देख ले, इसका अलग मैग्निफिकेशन पावर है, इसका अलग मैग्निफिकेशन पावर है, इसका अलग मैग्निफिकेशन पावर है, आई पीस का अलग मैग्निफिकेशन पावर है। तो इसका जितना मैग्निफिकेशन पावर है, सपोज करते हैं इसका 10 टाइम्स है, तो हम 10 टाइम्स ऐसे लिखते हैं। ये x का क्या मतलब होता है? x का मतलब होता है मैग्निफिकेशन पावर। सो मैग्निफिकेशन पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर x, जो कि जिसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ टाइम्स। मैंने आप लोगों को बताया टाइम्स इसका मतलब है। लिखा है यहाँ पर कि देयरफॉर अ लेंस ऑफ 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन कैन इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। इस ऑब्जेक्ट का साइज सपोज करते हैं 1 माइक्रोमीटर है, और आप अगर उसका मैग्निफिकेशन पावर 10 टाइम्स बढ़ाते हैं तो ये हमें कितना नज़र आएगा? ये आप लोग याद रखेंगे कि अपने ओरिजिनल साइज से 10 टाइम्स बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, द टोटल मैग्निफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ऑब्जेक्टिव लेंस वैल्यू बाय द ऑक्यूलर लेंस वैल्यू। असल में आप लोगों ने अभी डिस्कस किया इस सेंटेंस का क्या मतलब है। आप लोगों ने डिस्कस किया है कि लाइट माइक्रोस्कोप में तो 2 लेंसेज यूज़ हो रहे होते हैं ना, तो उसका मैग्निफिकेशन पावर हम कैसे निकालेंगे? तो जब भी मैग्निफिकेशन पावर आप लोग निकालते हैं, आप ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन पावर को ऑक्यूलर लेंस के मैग्निफिकेशन पावर के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऐसे होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पावर मल्टीप्लाइड बाय ऑक्यूलर लेंस का मैग्निफिकेशन पावर। सपोज करते हैं कि ये 5 टाइम्स है और ये वाला मैग्निफिकेशन पावर 10 टाइम्स है, तो ऑब्जेक्ट आपको कितना बड़ा दिखाई देगा?
50 टाइम्स आपको बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी अंदाज में आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना इंक्रीज़ हो रहा है या कितना डिक्रीज़ नहीं, लेकिन कितना नहीं हो रहा। ठीक है, लिखा है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 1500 टाइम्स यूजिंग 100 टाइम्स ऑब्जेक्टिव एंड 15 ऑकुलर लेंस। ये 100 टाइम्स कैसे बन गया है, ये देख ले कि किसी माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप का, वो 1500 टाइम्स हाईएस्ट होगा। ये कैसे बनेगा? अगर उसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पावर कितना हो, 100 टाइम्स हो, और ऑकुलर लेंस का मैग्निफिकेशन पावर कितना हो, ये 15 टाइम्स हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ये 1500 टाइम्स बन जाएगा। आगे डिस्कस किया है कि एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई स्पेसिमेन बिटवीन 1 and 50 मिलियन टाइम्स डिपेंडिंग ऑन विच टाइप इज़ यूज्ड। ये तो खैर सबको पता है, आगे जाके हम रट्टा लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है लाइट माइक्रोस्कोप से। सो इस वाले पैराग्राफ के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, ये आप लोग ज़रा देख लें। इस पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया है कि मैग्निफिकेशन पावर किसको बोलते हैं, एपरेंट साइज इंक्रीज होने को मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं। दूसरा, मैग्निफिकेशन को किसकी मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन पावर अगर किसी माइक्रोस्कोप का पता लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके ऑकुलर लेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ। मैग्निफिकेशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप का कितना होता है, हाईएस्ट 1500 टाइम होता है। ठीक है, ये आसान है। जो दूसरा टर्म है माइक्रोस्कोपी के साथ रिलेटेड या एसोसिएटेड, वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हम बोलते हैं कि क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ माइक्रोस्कोप एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर क्लोज टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट। रेजोल्यूशन आप लोग आसान अल्फाज में ऐसा बोल सकते हैं, क्लैरिटी ऑफ एन इमेज को बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं ये आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, ये इतना तो बड़ा हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या क्लियर ऑब्जेक्ट है या नहीं है। मुझे बताओ, DSLR हम क्यों उस पर पिक्चर्स बना रहे होते हैं, क्योंकि उसका रेजोल्यूशन बेहतर होता है। सो रेजोल्यूशन बोलते हैं क्लैरिटी को। रेजोल्यूशन बोलते हैं 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिफरेंस करने को, कि क्या 2 पॉइंट्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं या नहीं। If a microscope can clearly distinguish between the 2 points, it has a good eye high resolution। इसका मतलब इस पॉइंट और इसमें अगर डिफरेंस कर रहा है तो इसका मतलब इसका रेजोल्यूशन अच्छा है। द रेजोल्यूशन ऑफ नेकेड आई इज़ 0.1 मिलीमीटर। इसके ऊपर स्टार लगा ले, ये इंतहाई फ़र्ज है, ये पेपर में आएगा। ह्यूमन आई में भी तो लेंस मौजूद है ना, हमारे आई में लेंस मौजूद है, 10th क्लास में पढ़ा है, तो उसका रेजोल्यूशन कितना है, 0.1 मिलीमीटर होता है। दिस रेजोल्यूशन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये देख लें हमारे आई का 0.1 मिलीमीटर रेजोल्यूशन है। इसका मतलब हो गया कि ये 2 ऑब्जेक्ट्स हमें 2 क्यों नज़र आ रहे हैं कि ये 2 है, क्योंकि ये 0.1 मिलीमीटर एक दूसरे से दूर है तभी। The resolving power of light microscope is 250 nanometer. The resolving power of electron microscope is 2 nanometer. ये मैं समझाता हूँ। पहली बात तो आप लोग ये डिस्कस कर ले कि रेजोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, क्लैरिटी ऑफ एन पिक्चर को बोलते हैं, ऑफ एन इमेज को बोलते हैं, एक बात। दूसरी बात आप लोग ये डिस्कस कर ले कि मैग्निफिकेशन बढ़ाने से रेजोल्यूशन बढ़ता नहीं है। ठीक है, तीसरा आप लोग ये डिस्कस कर ले कि लाइट माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन है वो 250 नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 0.2 नैनोमीटर है। इसका मतलब हो गया कि अगर 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ 0.2 नैनोमीटर डिस्टेंस पे पड़े हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें बता सकता है कि ये 2 ऑब्जेक्ट है। लेकिन 250 नैनोमीटर अगर इनकेस 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस हो तो लाइट माइक्रोस्कोप बता सकता है, एल्स हमें नहीं बता सकता। और ह्यूमन आई में भी लेंस मौजूद है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। इसका मतलब अगर 2 चीज़ों के बीच में डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर है तो फिर आई बता सकता है कि ये 2 है, एल्स नहीं बता सकता। सो ये 2 टर्म्स है जो कि माइक्रोस्कोपी के लिए आप लोगों को पता होने चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन and resolution is that magnification is ability to make small object seen larger.
बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो मैग्निफिकेशन है वो यही है कि किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को क्या कर दो, बढ़ा दो। कैसे बढ़ा दो? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर दो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब लेंसेज यूज़ कर दो, माइक्रोस्कोप आप यूज़ कर दो। रेजोल्यूशन इज़ द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स, टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर। ये दो ऑब्जेक्ट्स है या नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। तो चलो, ये तो आसान है, इसमें मसला नहीं है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप लैब में हम नहीं यूज़ करते, एक और माइक्रोस्कोप भी यूज़ करते हैं और इस माइक्रोस्कोप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों बोलते हैं और ये वर्किंग कैसे करता है ये भी पढ़ते हैं। सो लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। It uses the beam of accelerated electrons to visualize the specimen and his high resolution। हमने वहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप में क्या डिस्कस किया? लाइट माइक्रोस्कोप में आप लोगों ने ये डिस्कस किया कि उसमें चीज़ों को देखने के लिए लाइट यूज़ होता है, यहाँ पर चीज़ों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं। फिर आप लोगों ने डिस्कस किया कि उसका जो रेजोल्यूशन है वो लो रेजोल्यूशन है, इसका रेजोल्यूशन आप लोग याद रखेंगे हाई है। आप लोगों ने डिस्कस किया इसका 250 नैनोमीटर है और इसका 0.2 नैनोमीटर होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वर्किंग कैसे होता है? हमने तो लाइट माइक्रोस्कोप को पढ़ लिया था। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या ये कर रहा होता है? द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन एंड इज फोकस्ड ऑन स्पेसिमेन थ्रू टू कंडेंसर लेंसेज। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, इसमें आप लोग देख ले, ये आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गन नज़र आ रहा है। लिखा है कि इस इलेक्ट्रॉन गन में ये अक्सर असल में एक फिलामेंट होता है, इधर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये देख ले, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से एमिट हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे कैसे जाते हैं? आप लोग इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज डिस्कस करते हैं और बीच में आप देख ले यहाँ एनोड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको ड्रैग करते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर इन लेंसेज के अंदर से गुजर जाता है, जिनको हम कंडेंसर लेंसेज बोलते हैं या इस केस में मैग्नेटिक लेंसेज हम इसको बोलते हैं। इसका काम होता है इस लाइट को एक पॉइंट पे क्या करवाना, फोकस करवाना। एक पॉइंट पे इस लाइट को क्या करवा दे, फोकस करवा दे। ये क्या होता है, ये इसका ज़रूरी काम होता है। ठीक है, ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। एन एक्सेलरेटेड potential is applied between filament and anode to move the electrons downward। क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों जा रहे होते हैं? तो लिखा है कि ये क्रेडिट किसको जाता है, ये इस एनोड को जाता है पॉजिटिव, कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुल कर रहे हैं या नीचे की तरफ आप समझे इसको ड्रैग कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या करेंगे, वो नीचे की तरफ जाएंगे। द स्पेसिमेन to be observed is kept is thin section 20 to 100 nanometer on specimen holder। अगर आप लोग इस स्लाइड के अंदर देख ले तो ये देख ले, स्पेसिमेन यहाँ पर हमने रखा है, आप समझे यहाँ पर एक एनसेट रखा गया है। तो रखा है कि हम स्पेसिमेन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, स्लिम स्पेसिमेन जो है वो उठाते हैं, डिफरेंस आगे जाके डिस्कस करते हैं। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज थ्रू स्पेसिमेन, the denser region scatter more electron on the screen than the lighter region। ये असल में ऐसा होता है ना कि हमने स्पेसिमेन के ऊपर अक्सर इसको मेटल कोटेड कर दिया होता है, तो मेटल कोटेड होने की वजह से कुछ एरियाज़ में आप समझे मेटल ज़्यादा है और कुछ में क्या है, कम है। तो चूंकि जहाँ पर ज़्यादा होगा तो वो डेंस रीजन होंगे, जहाँ पर कम होगा तो वो लाइट होंगे। तो उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे तो आप लोग याद रखेंगे कि जो डेंस रीजन होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट करेंगे और जो लेस डेंस रीजन होंगे वो कम इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट करेंगे। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग फ्रॉम स्पेसिमेन passes through objective lens to create magnified image which is further magnified by ocular lens। लिखा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उसने इस स्पेसिमेन को हिट कर दिया है और डेंस और लेस रीजन की मैंने बात की, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो गए, कम इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हो गए। उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होता है, यहाँ पर लेंसेज लगे होते हैं, वो लेंसेज उसको डिटेक्ट करते हैं और फिर हम अकुलर लेंस यहाँ पर इस माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिग दिखाई देता है
बड़ा दिखाई देता है। सो आप लोग याद रखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप में हमने क्या यूज़ किया है, लाइट यूज़ किया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर आर्म लेंसेज थे, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज मौजूद होते हैं। इसमें वैक्यूम है, उसमें नहीं है। इसमें आगे जाके हम डिफरेंस पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है। ये डिफरेंस डिस्कस किया है, इसको आप लोग 1 मिनट के लिए यहाँ ज़रा देख ले, शाबाश। लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में लिखा है कि ये क्या करता है, इट यूजेस लाइट, फोटॉन्स यूज़ करता है ये, और इट यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होता है, वो तो आप लोगों ने पढ़ा। इट्स मैग्निफिकेशन पावर इज़ 1500 टाइम्स एंड द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ 1 to 50 मिलियन टाइम्स। इसका ज़्यादा होता है, और भी ज़्यादा हो सकता है। लाइट माइक्रोस्कोप के एक खासियत ये है कि इसमें अगर आप मूवमेंट चेक करना चाहते हैं तो आप मूवमेंट चेक कर सकते हैं, डेड चीज़ें भी देख सकते हैं, लिविंग चीज़ें भी देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फ़ायदा ये है कि रेजोल्यूशन वगैरह तो अच्छा है, लेकिन इसमें आप लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, इसमें आप हमेशा डेड ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। इसके अंदर आप जो चीज़ें रखेंगे उसको ड्राई होना चाहिए, समटाइम्स मेटल कोटेड होना चाहिए, तो लिविंग चीज़ें आप नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये इसकी खामी है। लाइट माइक्रोस्कोप में यहाँ पर डिस्कस किया है, द फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन द लाइट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिफरेंट जोन ऑफ स्पेसिमेन। जो डिस्कस किया है कि स्पेसिमेन में जो इलेक्ट्रॉन है ये स्पेसिमेन के अंदर से पास हो रहे हैं, तो हमें उस अंदाज में पिक्चर नज़र आएगा। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आप लोग को बताया ना कि इसको मेटल कोटेड करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, स्कैटर्ड होंगे। जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होंगे उसी अंदाज में आप लोग याद रखेंगे हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। इट हैज़ लो रेजोल्यूशन और इट हैज़ हाई रेजोल्यूशन। आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि इसका 250 नैनोमीटर रेजोल्यूशन होता है और इसका 0.2 नैनोमीटर होता है। द यूज़फुल मैग्निफिकेशन इज़ 1500 टाइम्स होता है अक्सर, और इसका 1 लाख टाइम से भी ज़्यादा मैग्निफिकेशन जो है वो हो सकता है। और ये तो आप लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हाई रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन। लाइट माइक्रोस्कोप में अक्सर हम स्टेनिंग प्रोसीजर यूज़ करते हैं ना, तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट नज़र आता है वो अक्सर कलर्ड होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चूँकि हम स्टेन्स वगैरह नहीं यूज़ करते तो हमेशा पिक्चर हमें ब्लैक और वाइट नज़र आ रहा होता है। आप लोग ये जितना भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का चैम्बर देख रहे हैं ना, ये वैक्यूम चैम्बर होता है। वैक्यूम चैम्बर मीन के यहाँ पर ये खाली होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो के लिए। तो ये क्या करता है, इसके लिए वैक्यूम चैम्बर ज़रूरी है, और लाइट माइक्रोस्कोप में तो कोई वैक्यूम की ज़रूरत नहीं होती। वो आप लोगों ने भी डिस्कस किया, लैब में वैसे ही पड़ा रहता है, हम उस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो आसान सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। मैं ये वाला टेबल पढ़ता हूँ, ये असल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हवाले से है। There are two major types of electron microscope, the transmission electron microscope and the scanning electron microscope. Sometimes the TEM and SEM are combined in one instrument, the scanning transmission electron microscope. वैसे इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं डिस्कस की। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चीज़ें ट्रांसमिट अंदर से गुजरती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो स्कैन होता है। जो लिखा भी है कि SEM imaging and TEM produce image by detecting secondary and back scattered electrons, where TEM uses transmitted electron from an image. मैं समझाता हूँ। जब आप TEM यूज़ करते हैं ना, तो आप लोग यहाँ ज़रा देख ले आखिरी सेंटेंस का मतलब। ये देखिए, यहाँ पर जब आप TEM के अंदर ये स्पेसिमेन रखते हैं तो स्पेसिमेन के अंदर से लाइट एमिट हो जाते हैं, अंदर गुजर जाते हैं, और फिर हमें अंदर पिक्चर नज़र आ रहा होता है। लेकिन SEM में क्या होता है, SEM में ये स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन को आपने मेटल कोटेड कर दिया है, तो ये क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बीम को डिटेक्ट करता है वो ये है जो स्कैटर्ड हो गए होते हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स वो है जो इस सरफेस से क्या है, स्कैटर्ड निकल आते हैं, उनको ये चेक कर रहा होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। वैसे TEM में इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, और SEM में आप लोगों ने याद रखना है कि हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम एक्सटर्नल जो इसका टेक्सचर होता है वो देख रहे होते हैं। सो आसान है मेरे ख्याल में कि सिंपल है, चूँकि टाइम मैंने बचाना है तो इस वजह से जल्दी करना है। ये वाला टेबल मैं राइबोसोम के अंदर समझा दूंगा,
कोई इसमें ज़्यादा मसला नहीं है। सो बस आप लोगों को अगर इनकेस लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।